हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित रहने वाली है, अर्थात पूर्व परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आए हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और इसके पहले वाला जो क्लास था उसमें एक प्रश्न था, सबसे पहला प्रश्न ही था, वह था ज़मीन पक रही है किनकी रचना है। तो वहाँ पर मैंने केदारनाथ सिंह के जगह पर केदारनाथ अग्रवाल कह दिया था, परंतु उसका सही उत्तर हो जाएगा केदारनाथ सिंह। ठीक है, ज़मीन पक रही है किनकी रचना है, तो केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है आज का, मतलब पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है। तो तार सप्तक के कवि नहीं है इनमें से भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र तार सप्तक के कवि नहीं है। ठीक है, तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञे के संपादकत्व में हुआ था सन 1943 ईस्वी में। इसी से प्रयोगवाद का प्रारंभ भी माना जाता है। ठीक है, तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष से ही प्रयोगवाद का प्रारंभ भी माना जाता है। तार सप्तक के जो 7 कवि रहे उनके नाम कुछ इस प्रकार है। अज्ञे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। अज्ञे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, ये सभी रहे तार सप्तक के कवि। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। निम्न में से कौन सी पारंपरिक उपमानों का प्रयोग। पारंपरिक उपमानों का प्रयोग, ठीक है, प्रयोगवाद नहीं। पारंपरिक उपमानों का प्रयोग, ये आपकी प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। क्षणवाद, बौद्धिकता, दुखवाद। क्षणवाद, बौद्धिकता, दुखवाद प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां रही। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है। तो ब्रह्म राक्षस भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है। ब्रह्म राक्षस भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है, बल्कि यह मुक्ति बोध की रचना है। गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। यह ब्रह्म राक्षस गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं। भूल गलती, अंधेरे में, अंतःकरण का आयतन। ठीक है, मुक्ति बोध की कुछ अन्य रचनाएं हैं। भूल गलती, अंधेरे में, अंतःकरण का आयतन इत्यादि। इसके अलावा गीत फरोश, सन्नाटा, सतपुड़ा के जंगल, ये सभी भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण निम्नलिखित में से सही नहीं है। प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कारण समाज सापेक्षता। प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कारण समाज सापेक्षता सही नहीं है। ठीक है, जबकि समाज निरपेक्षता, दुर्हता, अस्पष्टता, समाज निरपेक्षता, दुरूहता, अस्पष्टता, ये सभी आपके प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रियता में बाधक सिद्ध हुए हैं। ठीक है, प्रयोगवादी रचनाओं की लोकप्रियता में बाधक सिद्ध हुए हैं कौन कौन सी जो बातें हैं। समाज निरपेक्षता, दुरूहता, अस्पष्टता, जबकि समाज निरपेक्षता इसमें सही नहीं है। समाज निरपेक्षता सही नहीं है, यानी कि समाज निरपेक्षता लोकप्रिय न होने के कारणों में से नहीं आता है। प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने के कारणों में से एक कौन सा नहीं है, तो समाज सापेक्षता। एक बार फिर से बता दे रही हूँ, प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने के कारणों में से समाज सापेक्षता नहीं है, जबकि समाज निरपेक्षता, दुरूहता, अस्पष्टता, ये सभी प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने के कारण है। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्याही कुई, टटकी कली चंपे की वगैरह। तो प्रस्तुत पंक्तियां अज्ञे की किस कविता से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्तियां अज्ञे की किस कविता से उद्धृत है, तो कलगी बाजरे की। प्रस्तुत पंक्तियां अज्ञे की कलगी बाजरे की नामक कविता से उद्धृत है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है, तो कितनी शांति, ये रघुवीर सहाय की रचना नहीं है।
यह अज्ञेय की कविता है। कितनी शांति, यह अज्ञेय की कविता है। इसके अलावा स्वाधीन व्यक्ति नेता क्षमा करे आत्महत्या के विरुद्ध। स्वाधीन व्यक्ति नेता क्षमा करे आत्महत्या के विरुद्ध। ये सभी आपकी रघुवीर सहाय की रचनाएं हैं। आगे बढ़ेंगे। रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक रहे? रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक रहे? तो जनवादी विचारधारा के लेखक रहे रामविलास शर्मा, जनवादी विचारधारा के लेखक रहे। इनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रह है रूप तरंग, सदियों के सोए जाग उठे, बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं हैं। अगला प्रश्न, प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों, बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण किया। प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। प्रयोगवादी कविता में मध्यम वर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के साथ की अभिव्यक्ति है। प्रयोगवाद नाम उन व्यक्तियों के लिए रूढ़ हो गया है जो तार सप्तक के माध्यम से 1943 में प्रकाशन जगत में आई। तो इनमें से जो असत्य है वह है प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण किया। ये प्रयोगवाद के संदर्भ में असत्य कथन है। अज्ञेय के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ है? तो अज्ञेय के संपादन में 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ है। ठीक है, अज्ञेय के संपादन में 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ है। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी से माना जाता है, जब तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। ये 4 सप्तक कौन कौन से रहे? तार सप्तक जो कि 1943 रहा जिसका प्रकाशन वर्ष। इसके बाद दूसरा सप्तक का प्रकाशन रहा। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष रहा 1951। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष रहा 1959। चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष रहा 1969। चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष रहा 1979। ठीक है, 1979। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, यह कथन किसका है? कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, यह कथन नामवर सिंह का है। यह कथन नामवर सिंह का है। अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में नहीं है कौन सा निम्न में से? तो अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में नहीं है तालाब। अंधेरे में कविता किनके द्वारा रचित है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित है, तथा इसमें जो प्रतीक के रूप में है अरुण कमल, बरगद, शिशु इत्यादि। अरुण कमल, बरगद, शिशु इत्यादि ये सभी आपके प्रतीक के रूप में विद्यमान है अंधेरे में नामक कविता में। किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है? शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है निम्न में से किस कविता में? तो हरी घास पर छनबर नामक कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है। हरी घास पर छनबर कविता किनके द्वारा रचित है? तो प्रयोगवाद तथा नई कविता के श्लाघा पुरुष कहे जाने वाले अज्ञेय। प्रयोगवाद तथा नई कविता के श्लाघा पुरुष कहे जाने वाले अज्ञेय द्वारा रचित है यह कविता। अज्ञेय के काव्य संग्रह कुछ इस प्रकार है: भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, बावरा अहेरी, पूर्वा, सागर मुद्रा इत्यादि। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर छनभर, बावरा अहेरी, पूर्वा, सागर मुद्रा इत्यादि ये सभी रचनाएं अज्ञेय द्वारा रचित है। अज्ञेय अस्तित्ववाद में विश्वास रखने वाले कवि रहे। अज्ञेय अस्तित्ववाद में विश्वास रखने वाले कवि थे। यह दीप अकेला के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? यह दीप अकेला के माध्यम से कवि समाज हमेशा ही व्यक्ति का विरोधी होता है। व्यक्ति को समाज से अनुकूल बने रहकर जीना चाहिए। कुत्सा और अपमान व्यक्ति को झुका देते हैं। व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। तो यह दीप अकेला कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है।
यह दीप अकेला प्रयोगवाद के प्रमुख कवि अज्ञ द्वारा रचित है। ठीक है, यह दीप अकेला अज्ञ द्वारा रचित है। आगे बढ़ेंगे। किस वर्ग के सभी कवि किसी सप्तक के कवि है? किस वर्ग के सभी कवि किसी सप्तक के कवि है? मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, मदन वात्स्यायन, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, जगदीश चतुर्वेदी, कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, नागार्जुन। तो रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, वात्स्यायन, मदन वात्स्यायन, रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, मदन वात्स्यायन, ये सभी किसी न किसी सप्तक के कवि रहे। इनमें जो रामविलास शर्मा है, रामविलास शर्मा ये तार सप्तक के कवि थे। रामविलास शर्मा तार सप्तक के कवि है। नरेश मेहता दूसरे सप्तक के कवि रहे एवं मदन वात्स्यायन तीसरे सप्तक के कवि रहे। रामविलास शर्मा तार सप्तक के कवि, नरेश मेहता दूसरे सप्तक के कवि एवं मदन वात्स्यायन तीसरे सप्तक के कवि रहे। किस कविता में सर्जना संबंधी चिंतन है? सर्जना संबंधी चिंतन किस कविता में है? तो असाध्य वीणा नामक कविता में है। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है जिसके रचयिता अज्ञ रहे। ब्रह्म राक्षस कविता मुक्तिबोध की है। मोचीराम कविता सुदामा पांडे धूमिल की है। मोचीराम कविता सुदामा पांडे धूमिल की है। आगे बढ़ेंगे। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है? मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक के कवि रहे। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक के कवि रहे जिसका प्रकाशन वर्ष 1951 माना जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र, चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध, धूप के धान गिरजा कुमार माथुर, टूटने का सुख अज्ञ द्वारा रचित न होकर के भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। टूटने का सुख भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि कौन है? दूसरा सप्तक में संकलित कवि निम्न में से कौन है? तो रघुवीर सहाय है। रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक में संकलित कवि है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष रहा 1951 ईस्वी। इसमें संकलित कवियों के नाम कुछ इस प्रकार है। शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर एक महिला रही, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय इत्यादि ये सभी आपके दूसरा सप्तक में संकलित कवि रहे। इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? प्रपद्यवाद से संबंधित कौन नहीं है? तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी ये प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है, बल्कि प्रयाग नारायण त्रिपाठी तीसरे सप्तक से संबंधित रहे। प्रयाग नारायण त्रिपाठी तीसरे सप्तक से संबंधित रहे जिसका प्रकाशन वर्ष रहा 1959 ईस्वी। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी। प्रपद्यवाद को नकेनवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रपद्यवाद को नकेनवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने सन 1956 ईस्वी में किया था। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन किसने किया? नलिन विलोचन शर्मा ने सन 1956 ईस्वी में किया था। आगे बढ़ेंगे। हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता है। हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता है गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। इनमें तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 में हुआ। चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ। शकुंत माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित है। रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि है। तो इनमें जो कथन सही नहीं है वह है शकुंतला माथुर या शकुंतला या नहीं होगा। शकुंत माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित है। यह कथन गलत है क्योंकि ये दूसरे सप्तक की कवित्री है। शकुंत माथुर दूसरे सप्तक की कवित्री है। बाकी सब सही कथन है यहाँ पे। इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है? तो शमशेर बहादुर की कविताएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक के कवि रहे। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक के कवि रहे।
इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं। कुछ कविताएं चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने इत्यादि। कुछ कविताएं चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने इत्यादि, ये सभी रचनाएं शमशेर बहादुर सिंह की है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? मात्रिक छंदों के बजाय वर्ण वृत्तों का प्रयोग, बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता की प्रतिष्ठा, नई नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का संपूर्ण निषेध। तो नई नई राहों का अन्वेषण, नई नई राहों का, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का मुख्य तत्व होना चाहिए नई नई राहों का अन्वेषण। प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। ठीक है, तार सप्तक में नई नई विचारधाराओं के 7 प्रमुख कवियों की रचनाएं प्रकाशित होती है। तार सप्तक में नई नई विचारधाराओं के 7 प्रमुख कवियों की रचनाएं प्रकाशित होती हैं। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? संशय की एक रात नरेश मेहता की कृति है। अरण्या के लिए नरेश मेहता को वर्ष 1988 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया था। अरण्या के लिए वर्ष 1988 ईस्वी में नरेश मेहता को साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, इसके अलावा नरेश मेहता को उनकी संपूर्ण रचना के लिए सन 1992 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नरेश मेहता को उनकी संपूर्ण रचना के लिए कब ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? सन 1992 ईस्वी में। और साहित्य अकादमी का पुरस्कार उन्हें सन 1988 ईस्वी में अरण्या नामक रचना के लिए प्रदान किया गया। इनमें से कौन सी कृति अज्ञे की है? निम्न में से कौन सी कृति अज्ञे की है? तो हरी घास पर छनभर, ये आपकी अज्ञे की कृति है। संसद से सड़क तक धूमिल की कृति है। संसद से सड़क तक धूमिल की कृति है। मछली घर विजयदेव नारायण शाही की कृति है। मछली घर विजयदेव नारायण शाही की कृति है। हरी घास पर छनभर अज्ञे की कृति है। साये में धूप दुष्यंत कुमार की कृति है। साये में धूप दुष्यंत कुमार की कृति है। ठीक है, तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।